Okay, hi guys and welcome back to the channel. आज हम करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का एक चैप्टर है, ऑडिट ऑफ बैंक्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर इस पर्टिकुलर फाइल में, ये फ़ाइल कौन सी है, ये हमारा आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल है। आप न्यू कोर्स के हो, बहुत अच्छी बात है। आप ओल्ड कोर्स के हो, उससे भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिट के स्मॉल चैप्टर्स के लिए, तो एटलीस्ट तो हम ये कवर करेंगे। इसके अंदर ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर 24 क्वेश्चंस हैं, हम सब कवर करेंगे। नॉट इन दिस वीडियो बट इन द अपकमिंग सीरीज़ ऑफ वीडियोज़। मैं डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एज द केस में भी डालना रेगुलर स्टार्ट करूँगा चैनल के ऊपर फ्रॉम ICIPM, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही डालूँगा जिसमें कि हम ये करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर करने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे। और नॉट ओनली रीडिंग बट हम इसके साथ साथ, रीडिंग के साथ साथ हम अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। रीडिंग तो करेंगे ही, अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि लर्न भी हो जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छे से हो जाए। मतलब वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया, बिल्कुल एंड तक अगर आपने देख लिया, तो आपको लर्न होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इन केस आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा, तो इन एनी केस आपको कुछ भी समझ वैसे भी नहीं आने वाला है, या समझ भी आ जाएगा तो लर्न नहीं होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी ज़्यादा देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? और अगर आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स पहले से पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो बहुत अच्छा है। नहीं भी पढ़ा कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, हद से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी चलते हैं हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर। योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल स्टैट ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज बैंक। आपकी फर्म स्टैट ऑडिटर बन गई है एक नेशनलाइज बैंक की। द बैंक फॉलोज अ फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर दोनों सेम है। स्टेट योर व्यूज़ ऑन द फॉलोइंग इशूज़ विच वर ब्रॉट टू योर नोटिस बाय योर ऑडिट मैनेजर। आपके ऑडिट मैनेजर ने कुछ इश्यूज़ रखे हैं आपके सामने, आपको क्या करना है, उसके ऊपर अपने व्यूज़ देने हैं। तो ये 2 पार्ट है हमारे, A और B, दोनों अलग अलग हैं। हम A को शुरू करते हैं पहले। A में क्या लिखा है? द बैंक हैज़ रिकग्नाइज एन एक्रूअल बेसिस इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स ऑन सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय इट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इनकम फ्रॉम डिविडेंड सिक्योरिटी से आया, म्यूचुअल फंड से आया, उसको अक्रूवल बेसिस पर इनकम में बुक कर लिया बैंक ने। द डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वर डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर ये, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बैंक ने, जिसके हम ऑडिटर बने हैं, उसने डिविडेंड को अक्रूवल बेसिस पर बुक कर लिया है। अक्रूवल बेसिस पर बुक कर लिया है। तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को यहीं पर करो पॉज। इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे जाकर आप क्या कमेंट करोगे? एक करेक्ट बोले तो ये जो बैंक ने इनकम बुक करी है अक्रूवल बेसिस पर, ये एकदम सही है अगर आपको करेक्ट लगता है तो। अदरवाइज आप क्या करोगे? आप लिखोगे रॉन्ग, और वीडियो के एंड में आप उस चीज़ को चेक करोगे कि क्या आप सही से इंटरप्रेट कर पाए या नहीं कर पाए। ये आपका सेल्फ टेस्ट है, करना चाहो बहुत अच्छी बात है। तो आंसर पढ़ते हैं इसका, नीचे चलते हैं। बी पार्ट अभी करते हैं हम लोग, बी पार्ट अभी बाद में देखेंगे क्योंकि वो एक डिफरेंट है, मतलब ए से रिलेट नहीं करता है किसी भी तरीके से। तो ए को हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला, इट इज़ नॉट प्रूडेंट प्रैक्टिस टू ट्रीट डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एज इनकम अनलेस दे आर एक्चुअली रिसीव्ड। क्या बोला इन्होंने कि भैया जो आपने करा वो प्रूडेंट प्रैक्टिस नहीं है, प्रूडेंट प्रैक्टिस नहीं है, पहली चीज़ ये बोली। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड शुड बी बुक्ड ऑन कैश बेसिस। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि भैया जी ये कैसे बुक होना चाहिए था, ये जब आपको रिसीव हो जाता कैश बेसिस पर होता।
कैश बेसिस पर आपको इसको बुक करना चाहिए था। पहला पॉइंट प्रूडेंट प्रैक्टिस नहीं फॉलो करी, सेकंड पॉइंट ये कैश बेसिस पर बुक होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी वेयर इंटरेस्ट रेट्स ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, इनकम कुड बी बुकड ऑन अक्रूवल बेसिस। ये कह रहे हैं, इसकी एक और कंडीशन है वो पढ़ के फिर मैं ये पॉइंट बताता हूँ। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज सर्विस रेगुलरली एंड एज सच नॉट इन अरियर्स। ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उसका इंटरेस्ट जो कि प्री डिटरमाइंड हो और इंटरेस्ट कैसा हो, रेगुलर हो, उस केस में आप अक्रूवल बेसिस पर बुकिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिवेंचर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ की का इंटरेस्ट इनकम आप अक्रूवल बेसिस पर बुक कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो प्री डिटरमाइंड हो, आपको पता हो कितना इंटरेस्ट आने वाला है, प्लस वो रेगुलर हो, यानी कि नॉट इन अरियर्स, कुछ भी अरियर्स में ना हो। अरियर्स में नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर है, प्री डिटरमाइंड है, आप अक्रूवल बेसिस पर बुक कर लो। ठीक है, 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहली चीज़, प्रूडेंट प्रैक्टिस आपने फॉलो नहीं करी। दूसरी चीज़, कब कैश बेसिस पर इसकी बुकिंग होनी चाहिए थी। तीसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, कॉर्पोरेट बॉडीज़ के बॉन्ड्स और डिवेंचर हो, उनका इंटरेस्ट इनकम प्री डिटरमाइंड हो और वो रेगुलर हो, तो आप अक्रूवल बेसिस पर बुक कर सकते हो। ये एग्जांपल दिया अक्रूवल बेसिस पर एक्चुअल में क्या बुकिंग होती है। यहाँ तक हमारा आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज फर्दर हाउएवर क्लैरिफाइड दैट बैंक मे बुक इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ या PSU in respect of which the payment of interest and repayment of principal have been guaranteed by the CG, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चौथी चीज़ आती है, भैया जी जो CG या SG के गारंटी वाले बॉन्ड होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं या PSU के बॉन्ड्स और डिवेंचर होते हैं, उनकी इनकम को आप अक्रूवल बेसिस पर बुक कर सकते हो और किसी को नहीं। किसको? अक्रूवल बेसिस के 2 केसेस हो गए। पहले केस में क्या था, इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड हो, रेगुलर हो, गवर्नमेंट बॉडीज़ से हो और बॉन्ड्स और डिवेंचर कॉर्पोरेट बॉडीज़ के हों। दूसरे केस में कह रहा है CG और SG की गारंटी गिवन वाले जो बॉन्ड्स और डिवेंचर होते हैं, उनकी इनकम को आप अक्रूवल बेस पर बुक कर सकते हो। 4 पॉइंट्स निकल कर आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पॉइंट निकल कर आते हैं। प्रूडेंट प्रैक्टिस नहीं है, कैश बेसिस पर होना चाहिए, गवर्नमेंट वाले हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, और वो प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट और रेगुलर हो, उसको हम अक्रूवल बेस पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंक में बुक इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ ऑन अक्रूवल बेसिस provided dividend on the share has been declared by the corporate body in its AGM and the owner's right to receive payment is established। ये सबसे important लाइन है, owner's right to receive the payment is established, क्योंकि AS9 में भी यही लिखा है। This is also in accordance with AS9 as well। AS9 क्या है हमारा? revenue recognition। In the instant case, therefore, the recognition of income by the bank on accrual basis is not in order। क्या है? नॉट इन ऑर्डर है ये। तो ये पूरे पैराग्राफ में कितने पॉइंट्स निकल कर आए हमारे? पहला पॉइंट था हमारा प्रूडेंट नहीं है भैया, जो आपने करा वो प्रूडेंट नहीं है। फिर निकल के आता है कि इसको कैश बेसिस पर करना चाहिए था। फिर निकल कर आता है वो इंटरेस्ट जो प्री डिटरमाइंड हो और रेगुलर हो, उसको आप अक्रूवल बेसिस पर करो। फिर निकल के आता है CG और SG वाले बॉन्ड्स, डिवेंचर्स जिनकी पर गारंटी हो, या राइटिंग देख लेना, मैं थोड़ा स्क्रीन पे फिंगर से लिख रहा हूँ तो थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है। CG और SG बॉन्ड्स जो होते हैं जिनकी गारंटी होती है, उसको आप अक्रूवल बेसिस पर बुक कर सकते हो। फिर आता है कि एटलीस्ट उसको कर सकते हो जिसका डिवेंचर, जिसका इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड हो और राइट टू रिसीव
एस्टैब्लिश हो चुका हो, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया हो, राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो गया हो। AS9 में भी यही लिखा है, एक AS9 की भी रेफरेंस इन्होंने दे दी। और जो केस स्टडी थी उसका कंक्लूजन क्या निकला कि भैया जी नॉट इन ऑर्डर। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट ख़त्म होता है। अब जो आपने कमेंट करा था, जो मैंने आपको कहा था वीडियो पॉज करके कमेंट करो, एक बार चेक करो क्या आपने सही सोचा था या गलत सोचा था। ये आपका एक सेल्फ टेस्ट था। B पार्ट पर आते हैं। अगर आपने नहीं भी कमेंट करता कोई बड़ी बात नहीं, B पार्ट में कर देना। आ जाओ। B पार्ट कहता है द बैंक इज़ अ कंसोर्टियम मेंबर ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफ ₹50 करोड़ टू एक्स लिमिटेड। बैंक्स ओन शेयर इज़ ₹10 करोड़ ओनली। जो आपका बैंक है उसका शेयर कितना है, 10 करोड़ का है। जबकि टोटल कंसोर्टियम होता है ग्रुप में, जब कोई कंपनीज बैंक्स जब एक कंपनी को फाइनेंस करती हैं तो वो पूरा कंसोर्टियम बनता है। उस कंसोर्टियम में से आपके बैंक का शेयर कितना है, सिर्फ 10 करोड़ रुपए है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर्स, लास्ट के 2 क्वार्टर्स में, अगेंस्ट अ डेबिट ऑफ ₹1.752 करोड़ टुवर्ड इंटरेस्ट द 1.7 करोड़ towards interest the credit in X limited account are to the tune of ₹1.25 करोड़ only। आपने क्या करा, आपने X लिमिटेड को अपने बैंक में डेटर बनाया 1.75 करोड़ का। उसके अगेंस्ट रिसीव कितना हुआ, आपको सिर्फ रिसीव हुआ 1.25 करोड़। मतलब कि 0.5 करोड़ आपको रिसीव ही नहीं हुआ। अब जिन्होंने ये पढ़ रखा है उन्हें समझ आ गया होगा कि अब ये क्या हो जाएगा, ये NPA हो जाएगा। NPA क्या होता है हमारा, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA हो जाएगा। लेकिन क्या है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट्स ऑफ द लीड बैंक, द बैंक हैज़ क्लासिफाइड द अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड एज परफॉर्मिंग। इन्होंने इसको NPA नहीं माना, कह रहे हैं ये NPA नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लीड बैंक है, लीड बैंक कौन सा बैंक होता है, लीड बैंक वो बैंक होता है जो बैंक मेन बैंक होता है जिसने एक्चुअल में एक्स लिमिटेड से डील करा होगा और 50 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए रेडी हुआ होगा। उस लीड बैंक ने सर्टिफिकेट दिया कि नहीं, अभी इसको आप NPA बुक मत करो। उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पर हमने NPA की क्लासिफिकेशन नहीं करी। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी भी सर्टिफिकेट के बेसिस पर या किसी भी बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं होती है हमारे एसेट्स की। हमारी एसेट्स की क्लासिफिकेशन हमारे खुद के रिकवरी और अदर फैक्टर्स के बेसिस पर होती है। तो यही अब हम पढ़ेंगे नीचे चल के। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। द बैंक इज़ अ कंसोर्टियम मेंबर ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ₹50 करोड़ टू एक्स लिमिटेड। बैंक्स ओन शेयर इज ₹10 करोड़ ओनली। During the last 2 quarters, against a debit of 1.75 crore towards interest, the credit in X limited accounts are to the tune of ₹1.25 crore only। जितना काम तो हमने क्वेश्चन में भी पढ़ लिया था। अब देखते हैं आगे। Sometimes several banks form a group, मैंने बताया था कंसोर्टियम ग्रुप होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ अ लीड बैंक, एक मेन बैंक होता है और वो पूरा ग्रुप बनाता है। टू मेक एडवांस टू अ लार्ज कस्टमर ऑन सेम कंडीशंस एंड सिक्योरिटी विद प्रोपोर्शनेट राइट्स। एक मेन बैंक आता है, एक्स लिमिटेड से डील करता है और हमारे बैंक को 10 करोड़ रुपए कहता है आप एक्स को कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दो, आपको रेगुलर इंटरेस्ट आता रहेगा सेम कंडीशंस पर और सेम प्रोपोर्शनेट राइट्स पर। इन सच केसेस ईच बैंक मे क्लासीफाई द एडवांस, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, गिवन बाय इट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ रिकवरी एंड अदर फैक्टर्स। ये होते हैं कीवर्ड्स जो एग्जामिनर आपके आंसर में हमेशा ढूंढता है। अब किसके बेसिस पर हम एसेट्स क्लासिफिकेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस, यानी कि हमारा जो बैंक है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उसके रिकवरी के बेसिस पर, उसके अदर फैक्टर्स के बेसिस पर ही एसेट की क्लासिफिकेशन होएगी, किसी लीड बैंक के सर्टिफिकेट के बेसिस पर नहीं होगी। सिंस in the last 2 quarters amount remains outstanding and thus interest amount should be reverse। क्या हो जाना चाहिए था, जो आपने डेटर बनाया था उसके अगेंस्ट उसे क्रेडिटर बना देना चाहिए था।
सॉरी, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपने बुक करा था, डेटा क्रिएटर छोड़ दो, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपने बुक करा था उसको रिवर्स करेंगे। जब कोई भी चीज़ हमें नहीं रिसीव होती उसको हम रिवर्सल करते हैं, उसका आइडियली रिवर्सल होना चाहिए था, वो नहीं करा। दिस इज़ डिस्पाइट द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक टू क्लासीफाई दैट द अकाउंट इज परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली द अमाउंट शुड बी शोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जो एसेट है ये NPA बन चुका है जब इसकी रिकवरी नहीं हुई तो, ना कि हम किसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सर्टिफिकेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं करनी है। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कीवर्ड्स यही थे। फर्स्ट वाला पैराग्राफ थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने बार बार रिपीट करके उसे बताया था। इसके अंदर सिर्फ ये कीवर्ड्स हैं हमारे, और अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ रिकवरी एंड अदर फैक्टर्स, इसी के बेसिस पर एसेट क्लासिफिकेशन होएगी। किसी भी एरे गैरे के सर्टिफिकेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं होएगी, चाहे वो लीड बैंक ही क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आप करके देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग बनती है, और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये आपको कितना यूज़फुल लगा। इट विल टेक 1 मिनट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, बट प्लीज़ अगर आप मुझे बताओगे तो मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता चला जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।